तो पिछले वीडियो में हम लोग ने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में कवर कर लिया था। तो आज हम देखेंगे मौर्य एम्पायर के मिलिट्री डिपार्टमेंट के बारे में। तो अगर प्लिनी की बात माने तो उनके अकॉर्डिंग उनका ये कहना था कि जो मौर्यन आर्मी थी उसमें करीब करीब 6 लाख सैनिक हुआ करते थे, और 30,000 के करीब में जो है घुड़सवार हुआ करते थे। कैवलरी घुड़सवार होता है इसका मतलब। और 9,000 जो है वो हाथियाँ हुआ करती थी, और 8,000 जो है वो रथ हुआ करते थे। तो प्लिनी के अकॉर्डिंग ये कहना था कि मौर्यन आर्मी में जो है वो करीब करीब 6 लाख सैनिक थे, और 30,000 जो है वो घुड़सवार हुआ करते थे, 9,000 हाथियाँ थीं, और 8,000 जो है वो रथ हुआ करते थे। और जो राजा थे वो सुप्रीम कमांडर थे, मींस वो चाहे कोई संधि करने की बात हो, शांति व्यवस्था बनाने की बात हो, या युद्ध की बात हो, तो हर चीज़ में जो है राजा ही वो हर चीज़ को सुपरवाइज़ करते थे। हर चीज़ का जो निर्णय है वो राजा ही लिया करते थे। उसके अलावा जो उस टाइम के जो सोल्जर्स थे उनको जो भी सैलरी वगैरह दी जाती थी तो वो कैश में उनको पेमेंट होती थी। उसके देखिए मेगास्थनीज का ये कहना है कि एक वॉर काउंसिल होता था, मीन्स एक युद्ध परिषद उस समय हुआ करता था, जिसमें 30 मेंबर थे, 30 लोग थे। और उसको डिवाइड किया गया था 6 सब काउंसिल में। तो 6 वो सब काउंसिल में डिवाइडेड था, और हर एक काउंसिल में 5 मेंबर हुआ करते थे, मीन्स एक काउंसिल में 5 मेंबर हुआ करते थे, और टोटल मिला के उसमें वॉर जो काउंसिल था उसमें 30 मेंबर थे। ठीक है, तो पहला जो मेंबर था, जो पहले जो काउंसिल थी, वो जैसे रूल्स बनाते थे इन्फेंट्री वगैरह को लेके, और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करना उनका काम था। उसके अलावा जो जो दूसरा सब काउंसिल था उसका काम था जो भी कैवलरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, मीन्स जो भी घुड़सवार जो सैनिक हैं तो उनसे संबंधित जो भी नियम कानून होंगे, ये सेकंड सब काउंसिल बनाते थे। जो थर्ड सब काउंसिल है वो जो भी एलिफेंट्री से जो 9,000 एलिफेंट थी, तो उससे संबंधित जो भी कानून बनाना होता था तो वो ये लोग बनाते थे। उसके अलावा देखिए जो फोर्थ वाला है, तो उसके लिए देखिए जो भी चैरियट वगैरह से जो भी रूल्स या पॉलिसी फॉर्म करना उससे संबंधित, तो वो काम चौथी काउंसिल करती थी। पांचवी काउंसिल नेवी देखती थी, और वैसे ही छठी काउंसिल जो थी वो कमिश्नरेट देखती थी। तो ऐसे 6 सब काउंसिल हुआ करते थे, और हर सब काउंसिल में जो है 5 मेंबर हुआ करते थे। तो टोटल जो है वॉर काउंसिल में 30 की संख्या में लोग रहते थे। अब बात करते हैं कि उस समय का जो ये जासूस वाला जो सिस्टम है वो कैसा था, स्पेनिश सिस्टम कैसा था। तो उस समय का बहुत डेवलप्ड ये जासूसी प्रणाली हुआ करती थी। उस समय जो जासूसी का जो सिस्टम था बहुत डेवलप हुआ करता था, और वो एक कंप्लीट विजिल रखते थे ओवर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी कुछ हो रहा है उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में, तो उस पर जो जासूस हैं वो अच्छे से नज़र रखा करते थे। तो महामात्य सर्प जो थे वो हेड थे, जो भी जासूस डिपार्टमेंट है तो उसके हेड हुआ करते थे। और जो गुदा पुरुष हैं वो सीक्रेट एजेंट हुआ करते थे, और संस्थान जो हैं वो स्टेशनरी सीक्रेट एजेंट हुआ करते थे, और संचार को हम टूरिंग सीक्रेट एजेंट बोलते हैं। तो इसी तरह हमें कई डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे बच्चे हो गए, या जो मींस जो हाउस होल्डर्स हैं, या कुछ जो है जो विस्कन्याय वगैरह भी हमें देखने को मिली है, जिसका उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में किया गया है। दे करस्पॉन्ड टू ओवरसीज मेगास्थनीज एंड पतिवेदाक्स एंड पोलिसनीज ऑफ अशोकनेटिक्स। तो इस चीज़ का जो उल्लेख है, मैं कुछ उल्लेख जो है स्पेनिश सिस्टम का कुछ उल्लेख हमें अशोका के जो शिलालेख हैं उसमें भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की। तो देखिए कौटिल्य ने अपनी किताब में मेंशन किया है, 2 तरह के कोर्ट्स का मेंशन किया है। पहला है सिविल कोर्ट, दूसरा है क्रिमिनल कोर्ट। तो वहाँ उस टाइम जो है सिविल कोर्ट को धर्मस्थिया बोलते थे, और जो उस समय सिविल कोर्ट के जो धर्मस्थिया के जो जज हुआ करते थे उनको व्यवहारिक नाम से जाना जाता था। और दूसरा जो क्रिमिनल कोर्ट था जिसको कंठ शोधनाज बोलते थे, और उनके जज को प्रदिष्ट बोलते थे। और जो वहाँ पे जो चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे उसको धर्म अधिकारी बोला जाता था, जो कि एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट था उस कैपिटल का। बात करते हैं उस समय का जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। तो देखिए चंद्रगुप्त के टाइम में हमें ये देखने को मिलेगा कि उस टाइम चंद्रगुप्त के टाइम में 4 प्रोविंस हुआ करते थे, लेकिन अशोका के पीरियड में हमें 5 प्रोविंस देखने को मिले हैं। ठीक है, क्योंकि कलिंगा जो है अशोका के टाइम में ये इसमें जुड़ा हुआ है, कलिंगा अशोका के साथ। तो अशोका के टाइम में 5 प्रोविंस थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो है वो 4 ही प्रोविंस थे। और जो इंपॉर्टेंट प्रोविंस है जैसे तक्षशिला और उज्जैनी, ठीक है, तो ये डायरेक्ट उस टाइम जो है ये कंट्रोल में था, किसके, जो कुमारास थे उनके कंट्रोल में हुआ करता था। और अगर जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है उसकी बात करें, ठीक है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है वो रुद्रमन सौराष्ट्र ये कहता है कि रुद्रमन जो सौराष्ट्र है उनको पुष्यगुप्त जो है वो गवर्न करते थे। ठीक है, तो रुद्रमन और सौराष्ट्र जो है वो गवर्न किया जाता था पुष्यगुप्त के द्वारा।
और जो ये पुष्यगुप्त हैं ये वैश्य थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे। और उसी तरह अशोका के टाइम पे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पुष्यगुप्त हैं, वैसे ही अशोका के टाइम पे ये थे, ये किंग तुषप्पा। तो यवना किंग तुषप्पा जो है ये उस समय एक तरह से गवर्नर हुआ करते थे इनके। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं तो उनके जो गवर्नर हैं वो पुष्यगुप्त हैं। अशोका का जो गवर्नर थे वो यवना किंग तुषप्पा थे। उसके अलावा हम देखेंगे तो जो प्रोविंसेस थे, जो स्टेट्स थे, वो कई सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड थे। ठीक है, जैसे आज के टाइम में कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो वैसे उस टाइम में भी कई डिस्ट्रिक्ट्स थी। ठीक है, तो उन डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल है वो राजूकास के कंट्रोल में होता था। इसका हमें जो उल्लेख है वो अशोका के शिलालेख में देखने को मिलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो राजूकास के कंट्रोल में रहेंगे। और उसके बाद जो राजूकास को असिस्ट करने के लिए युक्तास की नियुक्ति की गई थी। तो जो इनको असिस्ट करते थे राजूकास को, उसको युक्ता बोलते थे। उसके अलावा एक गोपा नाम का एक ऑफिसर था जिसको चार्ज दिया जाता था 5 से 10 विलेजेस का, उनको चार्ज मिलता था। और उनका ये काम होता था कि वो जो है एक तरह का चेकिंग करेंगे। ठीक है, मीन्स जो स्थानिका है और जो स्थानिका है वो गोपा की जो भी गोपा क्या काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो स्थानिका रहेंगे वो चेकिंग करेंगे इस चीज़ की गोपा अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। और जो उस टाइम के जो गांव हुआ करते थे उनका जो चार्ज है वो ग्रामीणी था, उसको ग्रामीणी बोलते हैं। तो गांव का इसको चार्ज है, इसमें सरपंच वगैरह हैं, तो वैसे उस टाइम जो है ग्रामीणी थे एज ए सरपंच। अब बात करते हैं जो सिटी काउंसिलर, जो शहर का जो परिषद कैसा हुआ करता था। तो जो भी इम्पोर्टेंट अफेयर्स होते थे सिटी के और पाटलिपुत्र वर कंडक्टेड बाय बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 30 कमिश्नर्स। तो जो भी अफेयर्स हुआ करते पाटलिपुत्र के, तो वो 30 कमिश्नर के सहायता से किए जाते थे जिनको हम सिटी काउंसिल या अस्टिनोमी बोलते हैं। तो ये 30 कमिश्नर जो है ये सिटी के जो भी इम्पोर्टेंट अफेयर्स हैं उसमें हेल्प करते थे। ठीक है, विच फॉर्म इटसेल्फ इनटू 6 बोर्ड्स और 5 मेंबर ईच। तो उसमें भी 6 बोर्ड थे और हर बोर्ड में जो है 5 मेंबर हुआ करते थे। तो पहला देखेंगे सिटी काउंसिल का जो पहला बोर्ड है वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड फंक्शन करता था। दूसरा जो है जो फॉरेन टूरिस्ट वगैरह आते हैं, विदेशी यात्री वगैरह आते हैं तो उससे संबंधित काम करता था। तीसरा जो है वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करता था रजिस्टर के थ्रू, रजिस्टर में जो है सारे रिकॉर्ड्स को वो मेंटेन करता था। चौथा जो बोर्ड है वो एक एक तरह से जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या जो सेल्स कमोडिटीज़ की जो सेल्स हो रही हैं तो उन पे एक नज़र रखता था कि मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है सही से हो रही है कि नहीं, कमोडिटीज़ का जो व्यापार वगैरह चीज़ें हैं वो सही से हो रहा है कि नहीं। तो उसके अलावा फिफ्थ जो देखेंगे तो फिफ्थ बोर्ड जो है वो ट्रेड वगैरह को रेगुलेट करता था। ठीक है, तो उसका काम जो ट्रेडिंग वाला काम है उसकी देखभाल करना उसका काम था। इशू लाइसेंसेज टू मर्चेंट्स, उसके अलावा जो मर्चेंट्स हैं जो भी आते थे तो उनको लाइसेंस इशू करने का काम था। और एंड चेक देयर वेट्स एंड मेजरमेंट, और वो जो सही नाप तोल जो यूज़ कर रहे हैं वो सही यूज़ कर रहे हैं कि नहीं उसको चेक करने का भी काम जो था वो 5वें बोर्ड मेंबर का था। और जो 6th बोर्ड था उसका काम था कि कलेक्ट टैक्सेस विच वॉज ए 10th ऑफ ऑल गुड्स सोल्ड इन द सिटी। तो टैक्सेस कलेक्ट करने का जो काम था वो 6ठे बोर्ड का काम था। अब देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स एंड ऑफिशियल मेंशन इन अशोका एडिक्ट्स। तो अशोका के एडिक्ट्स में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म और जो ऑफिशियल्स को मेंशन किया गया है। तो वाइसरॉय ऑफ तोशाली एंड उज्जैनी आर कॉल्ड कुमारास। तो देखिए जो तोशाली और उज्जैनी के जो वाइसरॉय हैं उनको कुमारास कह के लिखा गया है कलिंगा एडिक्ट में। और ब्रह्मगिरी सिद्धपुरा एडिक्ट्स में आर्यपुत्र वर्ड का यूज़ किया गया है। जो कि सुवनगिरी के जो वाइसरॉय हैं उनके लिए ब्रह्मगिरी सिद्धपुरा जो का एडिक्ट है उसमें आर्यपुत्र का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और तोशली, शुवनगिरी, उज्जैनी और तक्षशिला वर ईच अंडर ए प्रिंस ऑफ अ रॉयल फैमिली। तो ये जो तोशली, शुवनगिरी, उज्जैनी और तक्षशिला था वो एक एक राजकुमार के मीन्स एक रॉयल फैमिली के अंडर जो एक राजकुमार उसकी देखभाल करते थे। अब बात करते हैं ऑफिसर्स की। तो जो महामात्राज हैं और जो धर्म मात्राज हैं ये दिखाते हैं कि ये मीन्स एक हाई रैंक है, मीन्स हाई रैंक के ऑफिशियल्स हैं। जो धर्म मात्राज या महामात्राज होंगे उनको एक तरह से हाई रैंक पे देखा जाता था। और इत्थिजिका और महामात्रा जिसको स्त्री अध्यक्ष या महामात्राज भी बोलते हैं, तो इनका जो कंट्रोल है वो वुमेंस पे इनका कंट्रोल रहता था। राजूकास देखेंगे तो दे आर मेंशन इन द रॉक एडिक्ट थर्ड। तो इनका मेंशन हमको तीसरे रॉक एडिक्ट में मिलता है। और पहले और चौथे पिलर एडिक्ट में भी राजूकास का उल्लेख हमको मिलता है। युक्तास देखेंगे तो इनको तीसरे रॉक एडिक्ट में मेंशन किया गया है। और इनका काम था अकाउंटिंग से रिलेटेड वाला जो भी काम होता है, लेखा जोखा वाला काम, वो युक्तास का काम था। और प्रतिवेदकास का देखेंगे तो इनको जो 6वां रॉक एडिक्ट है उसमें मेंशन किया गया है प्रतिवेदकास का। और ये जो है एक
रिपोर्टर हुआ करते थे, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं उस टाइप के ये रिपोर्टर हुआ करते, जो भी राजा को रिपोर्टिंग वगैरह देना है न्यूज़ टाइप में तो वो प्रतिवेदिकाज देते थे। अब पुलिसेस को देखेंगे तो वो जो है वो भी ग्राउंड लेवल पे जाके मीन्स पब्लिक के बीच में जाके रहते थे, और वहाँ पे जो भी रिपोर्ट होती थी कोई भी चीज़ को लेकर के तो वो राजा को ले आके आके बताते थे। और वच भूमिकाज देखेंगे तो ये थे जो भी सुपरिटेंडेंट थे कैटल के वेल्थ के, मान लीजिए दूध का उत्पादन हो गया या इन सब चीज़ मतलब मीन्स कैटल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके ये सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे। इन द कलिंग एडिक्ट सर्टेन महामात्राज वर डिजिग्नेटेड एज नगरा विवाहलक्स और नगर व्यवहारिक। तो देखिए कलिंगा के कुछ एडिक्ट्स में जो है महामात्र जो है उनको नगर व्यवहारिक कह के भी उल्लेख किया गया है। देवर अपॉइंटेड एट तोशाली एंड संपा एंड एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस इन द सिटीज़। तो उनको जो है तोशाली और संपा डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया गया था ताकि वो वहाँ पे एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकें, जैसे एक डीएम कहीं अपॉइंट किया था तो उसी टाइप में इनको अपॉइंट किया गया था। तोशाली और संपा में इनको अपॉइंट किया गया था। अब बात करते हैं उस टाइम के इकोनॉमी की कि उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी। तो अर्थशास्त्र के कौटिल्य के अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है कि स्टेट ने अपॉइंट किया था 23 सुपरिटेंडेंट, मीन्स 23 अध्यक्ष को 27 अध्यक्ष को अपॉइंट किया था, ठीक है। तो कुल 27 अध्यक्ष थे जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी काम है वो चीज़ करते थे, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं स्टेट की तो उनको रेगुलेट करने का काम करते थे। जैसे मान लीजिए कि ये कंट्रोल करते थे, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह पे रेगुलेशन करते थे, ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, कॉमर्स वगैरह, वेट एंड मेजर से जो बाहर वगैरह से संबंधित जो चीज़ें हैं तो उन सब चीज़ों पे जो ये है एक तरह से उनको रेगुलेट भी करते थे और कंट्रोल भी करते थे। तो जैसे जो कोषाध्यक्ष थे तो वो ट्रेजरी के सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, जो लौह अध्यक्ष थे वो मेटल के सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, और जो अकाराध्यक्ष थे वो माइनिंग और मेटलर्जी के कंट्रोलर हुआ करते थे, और लावना अध्यक्ष जो हैं वो सॉल्ट कमिश्नर मीन्स नमक एक तरह से कमिश्नर बोल सकते हैं, और जो लक्षणाध्यक्ष हैं वो मिंट के ऑफिसर हुआ करते थे, और कोषाग्राध्यक्ष जो हैं वो सुपरिटेंडेंट थे वेयर हाउस के, और सुवर्णाध्यक्ष जो हैं वो जो भी प्रीसियस मेटल्स और ज्वेलरी हैं उनके सुपरिटेंडेंट थे, और पांड्याध्यक्ष जो हैं वो ट्रेड एंड कॉमर्स के हेड थे, अनुज्ञाध्यक्ष जो हैं वो कमांडर ऑफ ऑर्डिनेंस जो भी था उसके कमांडर थे, और कुप्याध्यक्ष जो हैं वो फॉरेस्ट के मैनेजर थे, जंगल के, मंडाध्यक्ष जो हैं वो सर्वेयर एंड टाइम कीपर थे, और उसी तरह पोटाध्यक्ष जो हैं वो कंट्रोलर ऑफ वेट एंड मेजर्स थे, और शुल्काध्यक्ष जो है वो भी कंट्रोलर थे कस्टम वगैरह के, जो भी कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह ली जाती हैं। शुल्काध्यक्ष जो है ये ड्यूटी कस्टम से रिलेटेड हो गया, ठीक है, वही है। और 14 ये है हमारा सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष जो है वो टेक्सटाइल कमिश्नर हुआ करते थे, और शीताध्यक्ष जो हैं वो सुपरिटेंडेंट थे ऑफ क्राउन लैंड, और उसके बाद सूनाध्यक्ष जो हैं वो कंट्रोलर थे एनिमल स्लॉटर के, और सूराध्यक्ष जो हैं वो अल्कोहलिक ब्रिवरेज के हेड थे, नवाध्यक्ष जो थे वो कंट्रोलर थे शिपिंग के, और अष्टापध्यक्ष जो थे वो कंट्रोलर थे अकाउंट्स के, और बंधाग्राध्यक्ष जो थे वो जेल के मीन्स जो जेल हुआ करता था उसके इंचार्ज थे, और उसके बाद ज्योताध्यक्ष जो थे वो गैम्बलिंग के कंट्रोलर थे, और विविताध्यक्ष जो थे वो पास्चर लैंड के हेड थे, और मद्राध्यक्ष जो थे वो पासपोर्ट ऑफिसर थे, और पटनाध्यक्ष जो थे वो सुपरिटेंडेंट थे ऑफ पोर्ट एंड हार्बर्स, और जो गानिकाध्यक्ष थे वो कंट्रोलर थे एंटरटेनर्स के, और शमशाध्यक्ष जो थे वो प्राइवेट जेट के कंट्रोलर थे, और अश्वाध्यक्ष जो थे वो कैवेलरी के कंट्रोलर थे। तो ये कुल मिला के 27 सुपरिटेंडेंट थे जो कि एक तरह से उस टाइम की इकोनॉमी को कंट्रोल किया करते थे। उसके बाद किंग हैड सम ओन लैंड कॉल्ड क्राउन लैंड। तो राजा के पास कुछ अपनी भी ज़मीन, अपनी भी भूमि थी जिसको सीता बोलते थे या क्राउन लैंड बोलते थे, और जो मेन सोर्स था इनकम का उस टाइम वो लैंड रेवेन्यू से आता था, ठीक है। तो जो लैंड से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था तो उसी से मेन सोर्स था गुप्ता एम्पायर का, जो कि हमें देखने को मिलता है कि 1/4 और 1/6 है। जो भी किसान प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका 1/4 से लेकर के 1/6 तक हमको टैक्स देखने को मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। उसके अलावा देखेंगे तो जो भी इरिगेशन के लिए जो पानी वगैरह दिया जाता था तो उस पर 1/5 से लेके 1/3 तक का इस पर टैक्स लगता था। और जो हमें प्रिसाइज रेफरेंस मिलता है टैक्स का, जो एक तरह से जो कहेंगे कि सही तरीके से जो रेफरेंस दिया गया है टैक्स का वो रुमंदई इंस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो रुमंदई इंस्क्रिप्शन में हमें गुप्ता टाइम के समय जो टैक्स लगते थे उसका एक प्रिसाइज रेफरेंस मिलता है, और विच आस्क द पीपल ऑफ लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा टू पे
ओनली 1/8 शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। तो रोमन द इंस्क्रिप्शन में देखिए हमें ये देखने को मिलेगा कि उसमें ये कहा गया है कि जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका सिर्फ आप 1/8 देंगे, ठीक है। मीन्स 8 आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही हिस्सा हमको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स में कमी देखने को मिली है, नहीं तो नॉर्मली 1/4 से 1/6 जो है जो भी प्रोड्यूस करते थे वो देना पड़ता था। उसके अलावा देखेंगे तो कई टाइप के विलेजेस भी मेंशन किए गए हैं। जैसे जो पहाड़िका होंगे उनको कोई भी टैक्स वगैरह नहीं देना होगा। जो अयोध्या होंगे वो ऐसे विलेजेस होंगे जहाँ से सोल्जर्स वगैरह आते हैं, उनको अयोध्या नाम दिया गया। और कुप्या नाम दिया गया। जो भी अपने टैक्स को ऐसे ग्रेन, मीन्स वो कैश नहीं देते थे, वो ग्रेन, कैटल या सोने वगैरह या कोई रॉ मटेरियल दे करके वो अपना टैक्स पे करते थे, ठीक है। तो डायरेक्ट वो कैश नहीं देते थे, वो ग्रेन के फॉर्म में या कैटल के फॉर्म में गए जानवर दान कर दिए या सोना दे दिए या कोई रॉ मटेरियल, तो इस टाइप से जो है वो अपना टैक्स पे करते थे। तो उनको कुप्या विलेजेस बोलते थे। और जो पहाड़िका विलेजेस थे उनको टैक्स फ्री विलेजेस थे, उस पर टैक्स नहीं लगता था। और अयोध्या विलेजेस वो हुआ करते थे जहाँ से एक तरह से जो सैनिक वगैरह है वो आते थे। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सोशल डेवलपमेंट हमको मौर्य टाइम में ये देखने को मिलता है कि जो उस टाइम के जो स्लेव्स हुआ करते थे, जो बंदी हुआ करते थे, तो वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ही काम करते थे। तो जो भी बंदी थे उनसे एग्रीकल्चर से जुड़े काम वगैरह करवाया जाता था। और देखिए पुष्यगुप्त जो है वो वन ऑफ द गवर्नर है चंद्रगुप्त का। तो इन्होंने जो है एक डैम बनाया था सुदर्शन लेक के पास, ठीक है। सुदर्शन लेक के ऊपर जो है एक डैम का निर्माण किया था जो कि सौराष्ट्र में है, नियर गिरनार। अब देखिए कौटिल्य के अकॉर्डिंग द ट्रेड रूट्स जो वानिका पथ है आर टू बी स्टैब्लिश एज ए वे ऑफ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट इंटरनल ट्रेड रूट्स। देखिए अब देखते हैं कि जो भी कौटिल्य का कहना ये है कि जो ट्रेड रूट्स थे उनको वानिक पथ बोला गया है अर्थशास्त्र में। और एक तरह से वो प्रॉफिट को और इंक्रीज़ करने का यहाँ काम करते हैं। जैसे हम देखेंगे कि साउथ वेस्ट हमको रूट देखने को मिलेगा श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक का, और साउथ ईस्ट रूट देखने को मिलेगा श्रावस्ती से राजगृह तक का, और ईस्ट वेस्ट रूट जो है तक्षशिला से लेके पाटलिपुत्र तक का है, ठीक है। गंगा यमुना का जो कोर्स है, तो गंगा नदी का यमुना नदी का जो कोर्स है ईस्ट से वेस्ट तक का हमको तक्षशिला से पाटलिपुत्र देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग इस डायरेक्शन में हुआ करती थी। मीन्स श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक हुआ करती थी, श्रावस्ती से राजगृह, तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक, ये सब जो है हर जगह ट्रेडिंग हुआ करती थी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है वो हुआ करता था नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, ठीक है। जो तक्षशिला वाला रीजन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था, ठीक है। तो ये पटना में पड़ता है, पाटलिपुत्र में। और इट हैज़ बीन ए इम्पॉर्टेंट रूट थ्रू द सेंचुरीज बीइंग पॉपुलर एज ग्रैंड ट्रंक रोड, और ये ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। जो एक्सटर्नल ट्रेड हुआ करता था कैरिड विद फॉरेन कंट्रीज़ पार्टिकुलरली विद द हेलेनिक वर्ल्ड एंड बर्मा। देखिए जो भी हमें फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो व्यापार देखने को मिला है तो वो ग्रीक जो है हेलेनिक उनके साथ और बर्मा के साथ देखने को मिला है। उसके अलावा देखेंगे तो तामलुक, ताम्रलिप्ति ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड ब्रोच एंड सोपरा ऑन द वेस्ट कोस्ट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट। उस टाइम के जो है ये जो सोपरा और ब्रोच हुआ करते थे ये दो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट थे गुप्ता काल में, ठीक है। अब देखेंगे तो 18 चीफ हैंडीक्राफ्ट जैसे ज्वेलरी, वुड वर्क, मेटल वर्क। तो जो 18 मुख्य हैंडीक्राफ्ट थे यहाँ पे, जैसे उसमें इंक्लूडेड है, जैसे ज्वेलरी हो गई, वुड वर्क हो गया, या जो मेटल का काम हो गया, ठीक है। तो वर ऑर्गेनाइज इन अ गिल्ड्स कॉल्ड श्रेणीज, तो जिनको श्रेणीज बोलते थे, अंडर इट्स प्रेसिडेंट कॉल्ड प्रमुख। और जो इन सबको एक तरह से प्रिसाइड करता था उनको प्रमुख बोलते थे। एंड द एल्डरमैन कॉल्ड झेटका, तो जो एल्डरमैन था वो सबसे इन सबका जो प्रमुख था उसको झेटका बोलते थे। गिल्ड हैड टू एम्प्लॉय हायर्ड लेबर्स, जो गिल्ड का काम ये था कि वो एम्प्लॉय करेगा लेबर्स को, जो है वो हायर करेगा। सच इंडस्ट्रियल लेबर इंक्लूड फ्री लेबर, कर्मराज और भृतिकाज। तो ऐसे जो इंडस्ट्रियल लेबर होंगे वो उसमें फ्री लेबर्स को हम कर्मराज या भृतिकाज बोलते हैं। वर्किंग फॉर ए रेगुलर वेज एंड दासाज हुवर स्लेव, तो स्लेव से भी जो है यहाँ पे देखने को ये मिलता है, जैसे स्लेव्स जो थे उनसे एग्रीकल्चर का भी काम करवाया जाता था। तो ये चीज़ जो है उल्लेख है हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है इसका। अशोका रिफर्स टू बोथ द कैटेगरीज ऑफ लेबर्स, द भतकाज एंड द दासाज इन द एडिक्ट। तो देखिए अशोका के एडिक्ट में भी जो है दोनों लेबर का उल्लेख मिलता है, जो कि एक दासाज थे जो फ्री में काम करते थे, और भतकाज थे जो कुछ पैसे लेकर के रेगुलर वेज पे काम करते थे। बात करते हैं करेंसी की, तो करेंसी जो है उसमें करशपन्ना या पन्ना चलता था, जिसको सिल्वर कॉइन्स बोलते हैं। और मशका जो कॉपर के कॉइन्स हुआ करते थे, और गोल्ड के कॉइन्स को निष्का बोलते हैं।
जो टैक्सेस थे वो फिक्स थे 5% के रेट पे। अगर लोकल सामान है तो उस पर 5% टैक्स लगेगा, और जो बाहर से जो सामान आ रहा है उस पर 10% का टैक्स लगता था। और अगर जो भी टैक्स की चोरी करता था तो उस पर हैवी जो फाइन है उसको पनिशमेंट वगैरह दिया जाता था। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मनी लेंडिंग, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए कोई पैसा वगैरह उधार लेता है तो उसका जो इंटरेस्ट लगता था वो 15 से लेके 60% के बीच में हुआ करता था। स्टेट गुड्स वर टू बी सोल्ड बाई स्टेट सर्वेंट्स, और जो स्टेट के गुड्स हैं, राज्य पन्ने जिसको बोलते हैं, वो उनको बेचने का कार्य जो स्टेट के सर्वेंट है वो करते थे। बट द असिस्टेंस ऑफ प्राइवेट ट्रेडर वॉज ऑल्सो टेकन। लेकिन देखिए स्टेट के सर्वेंट्स हैं, जो राज्य के कर्मचारी हैं, वो राज्य का सामान बेचने का कार्य करते थे, लेकिन साथ ही साथ जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनका भी सहयोग लिया जाता था। तो देखिए टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। तो पिंडारे का वो टैक्स है जो एक ग्रुप ऑफ विलेज द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ विलेज जो टैक्स पे करेगा वो उसको पिंडारे का बोलेंगे। और जो ज़मीन वाला टैक्स है, ज़मीन का जो कर है उसको भागा बोलेंगे। और जो रॉयल्टी का टैक्स है उसको प्रक्रिया बोलेंगे। और सेना भक्त बोलेंगे जो सप्लाई प्रोविजंस टू रॉयल आर्मी बाय विलेजेस पासिंग थ्रू देयर एरियाज। तो जो भी रॉयल आर्मी को कुछ सप्लाई करेगा, मान जिसको सेना भक्त बोलेंगे, जो भी रॉयल आर्मी को सर्व करेगा, चीज़ें देगा। उसके बाद हिरनाया बोलेंगे जो कि कैश में अपना टैक्स को पे करेगा। और एक गिफ्ट ऑफ अफेक्शन जो होगा उसको प्रणाय बोलेंगे। कार्य बोलेंगे जो कि टैक्स अगर कैश में दिया जाएगा तो कर बोलेंगे। और परवशम बोलेंगे सर चार्जेस को, परशवम। और परिग्रह बोलेंगे मोनोपोली जो टैक्स होता है। और इम्पोर्ट टैक्स को प्रवेश बोलेंगे। रोज सेस को वर्तनी बोलेंगे। और जो लैंड के पे जो टैक्स लिया जाएगा उसको प्रतिकार बोलेंगे। और जो कस्टम ड्यूटी होगा उसको शुल्क बोलेंगे। तो ये जो है टैक्सेस का एक नाम है, किस किस टैक्स को उस समय क्या क्या बोलते थे। अब बात करते हैं उस समय की क्या सोसाइटी थी और कैसा रिलीजन हुआ करता था। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे सेटल एग्रीकल्चर लाइफ थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, तो वहाँ पे जो भी इस्टेब्लिशमेंट था वो वर्ण के हिसाब से था। तो जो भी उस समय के लोग थे उनका एक वर्ण के हिसाब से जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। और जब द ट्रेडिशनल वर्ण बिकम इंडोगेमस, मेगास्थनीज रिफर टू 7 कास्ट। अब देखिए मेगास्थनीज की इंडिका बुक में हमें 7 एक तरह से टाइप के कास्ट्स देखने को मिले हैं, जैसे फिलोसफर्स हो गए, किसान हो गए, सोल्जर्स हो गए, और आर्टिसंस हो गए, मजिस्ट्रेट्स, काउंसलर्स। तो इस टाइप के जो है 7 कास्ट्स हमें देखने को मिली हैं मेगास्थनीज के इंडिका में। और कौटिल्य रेफर करते हैं टू एज मेनी 15 मिक्स कास्ट। कौटिल्य के हिसाब से उसमें 15 जो है मिक्स जातियाँ हुआ करती थी। बाई जनरल नेम अंत्यवासिन लिविंग एट द एंड। तो उनको जो है अंत्यवासिन नाम दिया गया है, कौटिल्य के द्वारा कहा गया अंत्यवासिन मीन्स जो अंत में रहते हैं। For the first time in modern period, a section of Shudra were provided in the newly colonized era. फोर्स्ड लेबर विस्टी वॉज इम्पोज टू देम। तो पहली बार ये देखने को मिला कि जो शूद्र वगैरह हैं उनको एक नई कॉलोनी जो है, नया एरिया जो है प्रोवाइड किया गया। ए क्लास ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स नोन एज विस्टी वदनक मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम टोटल वर्क एज इट्स प्रोक्यूरर। देखेंगे कि एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो सरकारी नौकर हुआ करते थे उस टाइम के, उनको जो है अष्टवंदक्स बोलते हैं। तो अष्टवंदक्स जो हैं वो जो भी उनके द्वारा जो कार्य, राजा के द्वारा जो कार्य दिया गया है वो करने का काम करते थे। इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज मेंबर ऑफ हायर वन कुड बी ऑल्सो मॉर्टेज। कौटिल्य रिफर टू देम एज अहितकास। तो देखिए हायर वन के लोग भी है, जो लोग हैं उनसे भी मीन्स काम लिया जा सकता था, तो जिसको अहितकास बोलते थे। देखिए मेगास्थनीज ने अपनी बुक में शिव को मेंशन किया है एज डायनोसस, और जो कृष्ण भगवान है उनको हेराल्कस कह के मेंशन किया है। और कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो उपहार है जैसे फ्लावर्स या इंसेंस मीन्स, तो उसको मीन्स भगवान की पूजा करने के लिए उनको पहले चढ़ाया जाएगा, तब उसके बाद जो है उनकी पूजा की जाएगी। तो दैट वर ऑफर्ड टू दीज गॉड्स बिफोर वर्शिपिंग देम। तो उनकी पूजा से पहले जो है फूल चढ़ाना वहाँ एक तरह से ज़रूरी था। तो ये मेगास्थनीज जो है वो शिव को एज डायनोसस मेंशन करता है, और कृष्ण भगवान को जो है एज हेराल्कस मेंशन करता है। देखिए अशोकन इंस्क्रिप्शन रिफर टू जैन एज नीर ग्रंथ। तो जो अशोक इंस्क्रिप्शन है वो जैन को एज नीर ग्रंथ बोलते हैं, मीन्स दोज हु हैव ब्रोकन वर्ल्डली टाई, जिसने दुनिया से सारे रिश्ते नाते से तोड़ लिए हैं। दे लिव्ड इन मगध। तो ये कहना था कि जो जैन्स थे वो मगध में रहते थे, और बाद में पुंदर जो वरण था जो नॉर्थ बंगाल का इलाका था उस वहाँ पे रहा करते थे। द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज इन्फीरियर टू दैट ऑफ मैन। उस टाइम जो है जो महिला की जो पोजिशन हुआ करती थी वो इन्फीरियर थी मैन के मुकाबले में। देयर वॉज अ ग्रोइंग प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी, ठीक है। तो पॉलीगैमी मीन्स 2-3 विवाह जो है लोग किया करते थे। और एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एज ए प्लेस गार्ड्स। तो उस समय जो वुमेन का एम्प्लॉयमेंट भी होता था एज ए प्लेस गार्ड्स, या बॉडी गार्ड ऑफ किंग, या स्पाइस करने के लिए, जासूसी वगैरह काम करने के लिए भी यूज़ किए जाते थे।
अब बात करते हैं मौर्य कला की। तो देखिए जो मौर्य कलाएँ हैं उसने हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। उसके अलावा हमें देखने को मिलेगा जैसे कि पिलर्स हैं, स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, स्तूपास हैं, केव्स हैं और बड़े बड़े पैलेसेस देखने को मिलेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पिलर और स्कल्पचर की। तो जो अशोका के जो पिलर्स थे जो थे, तो वो दो टाइप के स्टोन से मिलके बने हुए थे, ठीक है। तो एक था जो स्पॉटेड रेड एंड वाइट सैंडस्टोन जो कि लाया गया था मथुरा रीजन से, और दूसरा था वो था बफ कलर्ड फाइन ग्रेन्ड हार्ड ग्रे सैंड स्टोन, ठीक है। तो ये लाया गया था चुनार जो कि वाराणसी में पड़ता है। तो मथुरा और चुनार के वहाँ से जो है पत्थर ले आकर के तो उनके जो पिलर्स अशोका के हैं वो बनाए गए। पिलर्स कंटेन राउंड एंड मोनोलिथिक शाफ्ट। तो जो शाफ्ट हुआ करता था, जो बेस हुआ करता था, वो राउंड और मोनोलिथिक था। मोनोलिथिक का मतलब होता है सिंगल रॉक, ठीक है। तो मोनो मीन्स सिंगल और लिथिक, लिथिक का मतलब होता है रॉक। इसी तरह होता है मेगालिथिक, मेगा मीन्स होता है बिग, तो जो बड़े पत्थर होंगे उनको मेगालिथ बोलेंगे। और जो मोनोलिथिक मीन्स जो सिंगल पत्थर से बना हो, तो जो उनका शाफ्ट बनता था वो एक सिंगल पत्थर को जो है काट के बनता था, जो कि हाईली पॉलिश होता था। और जो कैपिटल है जिस पे से मान लीजिए अगर जो नेशनल एम्बलम है, तो नेशनल एम्बलम का एक बेस होता था, तो उसी बेस को हम कैपिटल बोलेंगे। जैसे एक इमेज से समझ लेते हैं, ये देखिए ये था कैपिटल, ये जैसे ये है कैपिटल, ठीक है। तो ये जो इसका बेस होगा उसको कैपिटल बोलेंगे। अब देखते हैं द कैपिटल, सॉरी बेस को कैपिटल नहीं, ये जो ये वाला हिस्सा है ये कैपिटल, ये वाला है, जो ये वाला हिस्सा है ये कैपिटल है, ये वाला। और ये जो बेस है इसको अबैकस बोलेंगे, जो भी इसके बेस हैं इसको अबैकस नाम दिया गया है। तो कैपिटल इज सरमाउंटेड बाय एन अबैकस ऑन विच बर्ड एनिमल धर्मचक्र, ठीक है। तो जो कैपिटल था वो सरमाउंटेड था बाय एन अबैकस, तो जो उसका मेन जिस पे रखा जाता था तो वो उसको अबैकस नाम दिया गया है। ऐसे उसमें बर्ड्स, एनिमल्स और धर्मचक्र जो 24 तीलियां हैं वो बनी हुई हैं। है बिन कार्व्ड आउट, तो एक पत्थर से उसको कार्व किया गया, ठीक है, क्योंकि वो मोनोलिथिक है ना, तो एक सिंगल पत्थर को जो है वो काट के बना है। द एनिमल रिप्रेजेंटेड ऑन द टॉप ऑफ दीज पिलर्स। अब देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो लॉयन नंदगढ़ में जो क्राउन फिगर है वहाँ सिंगल लॉयन हमें देखने को मिलता है। जैसे इस इमेज में हम देखेंगे तो हमें यहाँ सिंगल लॉयन देखने को मिलेगा, ठीक है। और वाइल द अबैकस इज अडॉर्न्ड बाय अ रो ऑफ ब्रह्मगिरी गीस, अ सिंगल लाइन ऑल्सो अडॉर्न्स द टॉप ऑफ अशोकन पिलर्स एट रामपुरवा। अब देखेंगे तो उसके अलावा हमें रामपुरवा में जो है एक बुल भी देखने को मिला है, बुल के जो कैपिटल है वो भी देखने को मिला है। और 4 सेट्स ऑफ जो लाइन हैं वो हमको सारनाथ में, सांची में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सांची और ये जो 4 सेट ऑफ लाइन्स है, लेकिन सामने से सिर्फ 3 ही दिखते हैं, तो ये सारनाथ में देखने को मिला है। और रामपुरवा में ये देखिए बुल का जो स्टैचू है वो हमें देखने को मिला है। देखते हैं द स्कल्पचर्स ऑफ द मौर्यन फिगर आर रिप्रेजेंटेड बाई फिगर सच एज। तो जैसे कि उस टाइम और फिगर्स भी देखने को मिले हमको, जैसे कि पटना में हम देखेंगे तो 2 स्टैचू हैं यक्षा की, वो देखने को मिलती है। द स्टैचू ऑफ चौरी बियरिंग ए यक्षिनी, जो दीदारगंज बिहार में मिली थी, ठीक है। तो ये रही इमेज, तो ये यक्ष की इमेज है, ये यक्ष की इमेज है, और ये इमेज है यक्षिनी की, इसको दीदारगंज यक्षिनी भी बोलते हैं, ठीक है। ए कोलोसल स्टैचू ऑफ मैन यक्ष 7 फीट हाई एंड बियरिंग एन इंस्क्रिप्शन इन अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और जो है ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखा गया था एट परखम नियर मथुरा, ठीक है। तो ये मथुरा में मिली। द स्टोन एलिफेंट फ्रॉम धौली उड़ीसा, और जो स्टोन एलिफेंट है वो है उड़ीसा का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ फोटो स्टोन एलिफेंट का। बात करते हैं स्तूपास की। तो स्तूपा जो हैं वो सॉलिड डोम स्ट्रक्चर हैं ऑफ ब्रिक और स्टोन, ठीक है। तो ब्रिक या स्टोन से बने हुए हैं, एक राउंड बेस पे जो है टिके हुए हैं। द मेन पर्पस ऑफ बिल्डिंग अ स्तूपा वाज टू इंश्राइन सम रेलिक्स ऑफ बुद्धा, ताकि जो बुद्धा की अस्थियां हैं वो उसमें एक तरह से स्थापित की जा सकें, या जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स होंगे उनकी भी अस्थियों को जो है एक तरह से स्थापित किया जा सके। तो बुद्धा जो स्तूपा था तो उसका मेन पर्पस यही था। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अशोका कंस्ट्रक्टेड 84,000 स्तूपा। तो अगर बुद्धिस्ट के लिटरेचर्स की बात माने तो उनका कहना ये था कि अशोका ने करीब करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। जब जिसमें से जो मोस्ट फेमस है वो सांची स्तूप है, जो कि भोपाल में है।
जिसका डायमीटर है 121.5 फीट और हाइट है 77.5 फीट। द ओरिजिनल ब्रिक स्तूपा वाज नॉट एज बिग एज इट इज़ इन प्रेजेंट फॉर्म। जो ओरिजिनल स्तूप था वो इतना बड़ा नहीं था जितना अभी वाला है। तो ये वाला देख सकते हैं, ये भोपाल में है, रांची में है। बात करते हैं केव्स की। तो रॉक कट केव्स वर मीन टू बी रेजिडेंस ऑफ मॉन्क्स विहारास। तो जो भी रॉक कट केव हुआ करते थे वो जहाँ पे मॉन्ग वगैरह रहते थे तो उनको हम विहारास बोलते थे। तो इसी विहारा के नाम पे जो है हमारे स्टेट का नाम पड़ा बिहार। एंड ऑल्सो सर्व द पर्पज ऑफ असेंबली हॉल्स, या जो कि असेंबली हॉल मीन्स अगर इकट्ठा होना है ऐसे असेंबली, तो वो भी उस जो केव्स हैं रॉक कट केव्स वो भी काम करती थी। और ज़्यादातर जो है ये जो केव्स हुआ करती थी इसमें मॉन्क्स ही रहते थे, इनको विहारास बोलते थे। अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ बिल्ड सच केव्स इन बारबरा एंड नागार्जुना हिल। तो ये जो है अशोक के द्वारा और जो अशोका के जो ग्रैंडसन था दशरथ उसके द्वारा भी बनाया गया बारबरा हिल्स और जो नागार्जुना हिल्स हैं गया में। द इंटरनल वॉल्स ऑफ द केव्स वर पॉलिश सो नाइसली दैट दे लुक्ड लाइक मिलर्स। मीन्स जो देखिए जो अंदर की जो दीवार हुआ करती थी वो ऐसे पॉलिश्ड हुआ करती थी जैसे वो शीशे से चमकती थी। लोमस ऋषि केव्स एंड सुदामा केव्स वर बिल्ट इन द बारबरा हिल्स। देखिए लोमस ऋषि केव और सुदामा जो केव है उसको बारबरा हिल में बनाया गया था। द फेमस टेम्पल नेम गोपिका कहू भवन वॉज बिल्ड बाय दशरथ। तो जो फेमस टेम्पल है गोपिका कहू भवन वो बनाया गया था दशरथ के द्वारा, जो कि अशोक का ग्रैंडसन था। Contemporary Greek writers have mentioned that the royal palace and building of modern period were magnificent, the finest and the grandest in the whole world। और जो ग्रीक राइटर्स हैं उनका ये कहना है कि जो भी रॉयल पैलेस या बिल्डिंग वगैरह मौर्य के टाइम में बनाई गई वो उसका जो आर्किटेक्चर था वो बहुत फाइनेस्ट था, बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर था। एक्सकावेशन एट कुम्हरार पटना, देखिए जो यहाँ एक्सकवेशन किया गया है ब्रॉट लाइट टू मॉडर्न पैलेस वेयर ए पिलर्ड हॉल। तो यहाँ हमको एक पिलर हॉल देखने को मिलता है विच ओड इट्स डिज़ाइन टू द हॉल ऑफ 100 कॉलम्स बिल्ट बाय डायरियस। तो जैसे एक तरह से डायरियस के द्वारा जो 100 पिलर का जो एक हॉल बनाया गया था तो उसी तरह का हमें हॉल जो है पिलर हॉल कुम्हरार पटना में देखने को मिलता है। द 80 पिलर्ड हॉल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज मेड ऑफ वुड। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो 80 पिलर का ये हॉल था ये लकड़ी का बना हुआ था। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पिकॉक वॉज द स्टेट एम्बलम ऑफ मौर्य। जो पिकॉक जो मोर है वो स्टेट एम्बलम हुआ करता था मौर्य का। और उस समय के लोग जो है वो पाली लैंग्वेज का यूज़ करते थे। और जो तक्षशिला था वो हायर एजुकेशन मौर्य टाइम में जो है वो हायर एजुकेशन का मुख्य जो सेंटर है वो हुआ करता था। और कल्पसूत्र जो है वो लिखा गया है भद्रबहू के द्वारा, ठीक है। तो कल्पसूत्र वॉज रिटन बाई भद्रबहू। और कथा वस्तु जो है कथा वस्तु लिखा है मोगलीपुत्र तिस्स ने। तो ये देख सकते हैं ये कुछ केव्स के बारबरा केव्स के इंटीरियर्स हैं, अंदर के जो सीन्स हैं बारबरा केव्स के। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से जो है जिनको हम कौटिल्य भी जानते हैं, जो धनानंद थे धनानंद को ओवरथ्रो किया और मौर्य डायनेस्टी का गठन किया, ठीक है। फिर मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर सेंड बाय सेल्यूकस। तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, वो कुछ दिन पाटलिपुत्र में रहा। एंड आजीविका फॉर्चून टेलर पिंगलवत्स लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। तो जो पिंगलवत्स है वो किसके कोर्ट में था, तो बिंदुसार के कोर्ट में था। आफ्टर द एक्सेशन ऑफ द थ्रोन अशोका फॉट ओनली वन मेजर वॉर, कलिंग वॉर। तो केवल एक ही वॉर अशोक लड़े, उसके बाद तो वो जो है धम्म को अपना लिए। ग्रीक एडिक्ट में द टर्म धम इज़ ट्रांसलेटेड एज यूसेबिया और डॉक्ट्राइन ऑफ पिटी। तो हमको ग्रीक एडिक्ट्स में जो है धम यूसेबिया शब्द के रूप में मिलता है या डॉक्ट्राइन ऑफ पिटी इसको बोल सकते हैं। अशोक का डेथ के बाद देखिए मौर्य एम्पायर वाज डिवाइड टू 2 पार्ट्स। तो अशोका के डेथ के बाद जो है मौर्य एम्पायर जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। वेस्टर्न पार्ट में जो कुणाल का रूल था जो कि अशोका का पुत्र था, तो कुणाल का रूल जो था वो वेस्टर्न पार्ट में था। और संप्रति का जो रूल था वो उसके बाद इनके बाद आता है जो कुणाल हैं और उनके बाद जो है संप्रति आते हैं रूल करने के लिए। और दशरथ जो ग्रैंडसन थे अशोका के रूल द ईस्टर्न पार्ट। दशरथ जो वो ईस्टर्न पार्ट में रूल करते थे और दशरथ ने अपना जो कैपिटल वो पाटलिपुत्र को बनाया था। बृहद्रनाथ वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर। लास्ट मौर्य रूलर कौन था, तो वो था बृहद्रनाथ, जिसने 7 साल तक राज किया और बाद में जो है पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी। अब बात करें देखेंगे तो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग एक वॉर काउंसिल हुआ करती थी। गुप्ता मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य ने एक वॉर काउंसिल बनाई हुई थी जिसमें 30 मेंबर शामिल थे, ठीक है। और अर्थशास्त्र में ये दिया हुआ है कि
स्टेट ने जो है वो 27 सुपरिटेंडेंट अपॉइंट किए थे, मीन 27 अध्यक्ष को अपॉइंट किया था, ताकि जो भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या जो भी फंक्शंस है उसको वो रेगुलेट कर सकें। मेगास्थनीज ने बताया कि 7 कास्टें थी, जैसे फिलोसफर्स थे, फार्मर्स, सोल्जर या आर्टिसियंस, मजिस्ट्रेट, काउंसलर। तो मेगास्थनीज की बुक इंडिका में इस चीज़ को उल्लेख मिलता है। अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ बिल्ट द केव्स इन द बारबरा एंड नागार्जुना हिल्स नियर गया। तो अशोका और उसके ग्रैंडसन ने जो है बारबरा और नागार्जुना हिल्स के आसपास जो है केव्स बनाई, जिसको हम विहारास बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।